हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदनी जैसल, आपकी साइंस टीचर। और आप मुझे फटाफट बताइए कि आप लोग कैसे हैं। होपफुली आप लोग भी अच्छे होंगे, और क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो इसीलिए आपका बिना समय खराब किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल का पार्ट 2, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया होगा ही कि डिसीजेस क्या होती हैं, उनके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें तो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी ही हैं। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होती हैं? देखो बेटा, डेफिनेशन क्या कहती है, डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, जो कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट वी कांट सी देम बाय आवर नेकेड आई, दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, है ना। एक इंसान को दूसरे इंसान से अगर कोई बीमारी लग जा रही है तो वो एक इन्फेक्शियस डिसीज है ना। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? मतलब देखो, एक इंसान है ए, एक इंसान है बी, इसको इससे कोई बीमारी लग गई, है ना। तो अगर कोई बीमारी लगी है तो किसी चीज की वजह से भी तो लगी होगी, कैसे लग गई अपने आप, है ना। तो जिस वजह से वो बीमारी लगती है, जो उसका कॉज होता है, कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, वो हमारे होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। organisms that causes disease are called infectious agents और pathogens। देखो बेटा, जो पैथोजेंस होते हैं ना, इन्हीं को अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो ये होते हैं हमारे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स हों जिससे हमें बीमारी लगती है, उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस, ठीक है बेटा। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या हुई? इन्फेक्शियस डिसीजेस वो होती हैं जो वन पर्सन से दूसरे इंसान, अनदर पर्सन के अंदर जो बीमारी लग जाए। और बीमारी लगने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, जो एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स या फिर पैथोजेंस, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें हमने ये बहुत बार सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि हमें जो बीमारियां होती है ना, वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा वायरल हो गया उसको, है ना, या उसको तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। तो बेटा, जो कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं ना, या जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे वायरसेस, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोअन्स, फंगस, हेलमिन्स, वर्म्स, बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन। infectious agents are of different kinds based on their structure and biological characteristics, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और इनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब कुछ चीजें जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स पर काम करती हैं, कुछ पर नहीं करती। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है। वो सब चीजें हम पढ़ेंगे आज ही की क्लास में। तो सबसे पहला जो हम एक इन्फेक्शियस एजेंट पढ़ने वाले हैं वो है बेटा वायरस। अब वायरसेस के बारे में एक चीज पॉपुलर होती है कि ये होते हैं ए सेल्यूलर। अब ये ए सेल्यूलर क्या होता है? हमने तो सेल्यूलर सुना है और नॉन सेल्यूलर सुना है ना। सेल और नॉन, मतलब जो लिविंग सेल्स होती हैं, नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, ये सब तो हमने सुना है। लेकिन ये ए सेल्यूलर क्या है? ए सेल्यूलर का मतलब क्या है? देखो बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि क्लास के जब एंड हो रहा होगा ना, वहां पर एक टॉपिक आने वाला है जिसके अंदर हमें अभी जो हम समझेंगे उसका यूज होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ए सेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। होस्ट का मतलब क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जा रहे हैं, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल एक्ट लाइक अ होस्ट। मतलब क्या है? जैसे कि ऐसे समझो कि हम लोग अलग, जैसे हमारी जो कंट्री है ना, वो कभी कभी क्रिकेट जो है हमारी हमारी कंट्री में होता है ना, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम के अंदर होता है। तो हमारी कंट्री उस क्रिकेट को जो है वो होस्ट कर रही है ना। तो इसी तरीके से जब कोई चीज बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, चाहे वो इन्फेक्शन ही है, तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए एक होस्ट का काम करती है, ठीक है। तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट तो ये एकदम नॉन लिविंग सेल्स की तरह रहते हैं, मरे पड़े रहेंगे, ठीक है। कोई नहीं, मतलब एक बहुत ऐसे पार्टिकल की तरह रहेंगे जिसमें कोई लाइफलेस पार्टिकल की तरह रहेंगे। लेकिन अगर ये किसी भी तरीके से बाय एनी मीन्स अगर ये बॉडी के अंदर एंटर कर गए, तो फिर ये करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक और अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें बीमारी हो जाती है, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं ए सेल्यूलर। और स्मॉलेस्ट पैथोजेंस हैं, स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये। लिव इनसाइड द होस्ट सेल्स टू रिप्रोड्यूस, है ना। मैंने आपको अभी क्या बताया कि हमारे इनका अपना कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं है ना, इनका अपना कोई सेल का मतलब सेल स्ट्रक्चर नहीं है। तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है ना, राइबोसोम्स नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास।
तो ये क्या करते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे और हमारा जो इम्यूनिटी का इम्यून सिस्टम है ना, हमारा इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं, अटैक करेंगे और यहाँ से अपने सेल्स का नंबर बढ़ाएँगे बहुत ज़्यादा, बहुत सारा अपना नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा? और इस तरीके से ये हमारी बॉडी के ऊपर एक तरीके से कब्ज़ा कर लेते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। ठीक बेटे? एग्ज़ाम्पल्स, कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं लाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड होता है हमें राइनो वायरस की वज़ह से, है ना? और आपको पता ही है कॉमन कोल्ड, अभी ठंड आने वाली है तो फिर देखना फटाफट कैसे हमें कोल्ड होता है। इसमें क्या होता है, कॉफ़ होता है, सार थ्रोट हो जाती है, बहुत ज़्यादा कभी-कभी तो सीवियर केसेस के अंदर हमें ऐसे ब्रीथलेसनेस फ़ील होता है ना? पेन भी होता है, हाँ, हमारी जो थ्रोट होती है उस एरिया में, स्नीज़िंग होती है, कॉफ़िंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा एक टाइप का फ्लू है ना? फ्लू है और इसके भी जो सिम्पटम्स होते हैं ना, वो सब सेम ही होते हैं और ये ज़्यादातर ना ये सारी चीज़ें जो हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट करती हैं। जो भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक हमारा थ्रोट हो गया, यहाँ से साँस जानी शुरू होगी, उसके बाद जो हमारे लंग्स एरिया होते हैं, वहाँ पे इन इन चीज़ों को ये ज़्यादातर अफ़ेक्ट करते हैं। डेंगू, अब बेटा जो डेंगू या डेंगी हम जिसे कहते हैं, ये भी तो क्या है? ये भी तो एक वायरल डिसीज़ ही है। अब वायरल डिसीज़ है ये कैसे? ये तो मुझे जब मैं बचपन में मतलब जब मैं इस इन चीज़ों को पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि क्योंकि स्कूल्स वगैरह में तो ये चीज़ें पढ़ाई ही जाती हैं, तो मुझे लगता था ये तो एक मॉस्किटो के काटने से होता है और कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है? ये होता है एडीज़ इजिप्टी। इस मॉस्किटो के काटने से होता है ये, है ना? फीमेल एडीज़ मॉस्किटो के काटने से होगा। तो मुझे ये लगता था कि ये तो छोटा-सा मॉस्किटो है, मतलब मॉस्किटो है तो ये एक वायरस कैसे, मतलब वायरस कैसे ये होगा? ये हम तो देख पा रहे हैं ना उसको और वायरसेस को तो हम देख नहीं सकते। तो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगी हो, चाहे ये सारी जो डिसीज़ कॉज़िंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ना किसी इन्फेक्टेड इंसान को काट के आएँगे और फिर उसका जो इन्फेक्शन होता है ना, वो उनके सलाइवा में होता है और फिर जब ये अपने प्रोबोसिस, वो जो डंक होता है ना, जब वो उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ना, इंसर्ट करते हैं, तो इनके सलाइवा के थ्रू ना वो जो इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। समझ रहे हो? तो फिर वो हमारी जो बॉडी होती है, वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है। तो डेंगू होता है एडीज एगिप्ती मॉस्किटो की स्पीशीज़ के काटने से, ठीक है? फीमेल से। अब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है और मेल मॉस्किटो बाइट करता है। देखो मेल मॉस्किटो जो है ना वो हमें बाइट नहीं करता। वो ज़्यादातर प्लांट्स के जो नेक्टर वगैरह होता है ना उस पर फ़ीड करते हैं। फीमेल क्यों फिर हमें क्यों, मतलब फीमेल जो है वो ब्लड सकिंग क्यों होती है? वो एक सैंग्विवोर क्यों है? क्योंकि बेटा उनके जो एग्स होते हैं ना, एग्स तो ऑब्वियसली फीमेल बॉडी में होंगे, तो उनके एग के मैच्योरेशन के लिए ह्यूमन ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही हमें बाइट करेगी। मेल मॉस्किटो तो प्लांट नेक्टर इन्हीं सब पे वो हैं, वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है एड्स। एड्स होता है हमें एचआईवी वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? अब देखो बेटा ये जो वायरस है, एचआईवी का वायरस है, ये क्या करता है? ये कोई एक खास तरीके की बीमारी नहीं कॉज़, मतलब जैसे एड्स जो है वो कोई खास तरीके की बीमारी है कि किसी एक ऑर्गन को जाके, ऑर्गन स्पेसिफिक है, ये इस ऑर्गन को जाके इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये क्या करता है ना, ये हमारी इम्यूनिटी जो होती है ना बेटा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इम्यूनिटी को एकदम मतलब एकदम 10 टू 20% पर लेकर आ जाएगा और फिर उसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, देखो हमारे आस-पास जो एयरबॉर्न डिसीज़ेज़ होती हैं, वाटरबॉर्न डिसीज़ेज़ होती हैं, कितनी सारी डिसीज़ेज़ होती है। अब छोटा-छोटा इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर जाता चल मतलब मतलब डेली-डेली जो हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन जाता है ना बेटे, उससे हमारी इम्यूनिटी जो होती है ना वही हमें बचा लेती है। लेकिन अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कोलैप्स करता चला जा रहा है, ठीक है? तो अब क्या होगा? हमें छोटे से छोटा इन्फेक्शन जो होता है ना, वो भी एकदम मतलब छोटा-सा एक वायरस अगर बॉडी में आ गया ना किसी इंसान के जिसको एचआईवी है, ठीक है? अगर छोटा-सा एक राइनो वायरस भी बॉडी में आ गया, तो वैसे कॉमन कोल्ड क्या होता है 3 टू 7 डेज़ में ठीक हो जाता है। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि वो निमोनिया, मतलब उसका जो सीवियर केसेज़, जो भयंकर रूप हो सकता है एक राइनो वायरस का, कि वो निमोनिया कॉज़ कर दे, वो कॉज़ कर देता है। क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं है बॉडी के अंदर, समझ रहे हो? और उससे इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेटे, समझ रहे हो? अब देखो इससे रिलेटेड एक चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्स। अब देखो सार्स क्या होता है? सार्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे सार्स है, सार्स होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। समझ रहे हो बेटे? इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक होता है और हम लोगों को शॉर्ट ब्रीथनेस होने लग जाती है, मतलब साँस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स ठीक से काम नहीं कर पा रहे, मस्कुलर पेन स्टार्ट हो गया, सार थ्रोट हो गई है, समझ रहे हो? कंजेशन हो गया है बहुत ज़्यादा, स्नीज़िंग, कॉफिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं। समझ रहे हो बेटा? तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं सार्स में। सार्स जो है ये भी एक वायरल डिसीज़ है कमिंग और ये जो देखो ये जो सेल्स हैं ये बस्ट कर रहे हैं और जो वायरसेस हैं वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी दूसरी डिसीज़ जो कि है बैक्टीरियल डिसीज़। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। सिंगल सेल्ड का मतलब हो गया कि ये होते हैं यूनिसेल्युलर, ठीक है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स हैं, कैन लिव इन वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब होता है बेटा ये होते हैं यूबिक्यूटस और यूबिक्यूटस का मतलब होता है दे कैन बी फाउंड एनीवेयर एनीवेयर लाइक हॉट स्प्रिंग्स। समझ रहे हो? या एकदम बर्फ से ढका हुआ जो एक माउंटेन होगा वहां पे भी बैक्टीरिया के मिलने के चांसेस होते हैं और ये बिल्कुल थ्राइव करते हैं वहां पे लाइक बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसी स्ट्रेस वाली कंडीशंस में या हार्श हैबिटेट में है तो ये अच्छे से थ्राइव नहीं कर रहे होंगे। थ्राइव इन द सेंस कि मतलब ये अच्छे से फल फूल नहीं रहे होंगे या अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे होंगे। ये वहां पर लिविंग कंडीशंस इनके फेवर में ही रहती है, मतलब हमारे लिए जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वो इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस है, ठीक है? तो दे कैन लिव इन वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। इन ये कौन-कौन सी डिसीजेस कॉज़ करते हैं जैसे टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा मैं बताती हूँ इनके बारे में आपको। जैसे टाइफॉइड जो है ना बेटे, टाइफॉइड होती है टाइफॉइड जो होता है, वो होता है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, समझ रहे हो? और ये जो सैल्मोनेला टाइफी है, ये किसकी वजह से होता है? जैसे कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड फूड आपने कंज़्यूम कर लिया, मतलब बेसिकली तो ये वाटर से होता है लेकिन फूड से भी हो सकता है, ठीक है? पुअर हाइजीन है, मतलब अच्छी हाइजीन मेंटेन नहीं हो रखी और या तो ये भी होता है बेटा पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। अब देखो बेटे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका ना एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जैसे पर्सन टू पर्सन में मैं आपको बता रही हूँ ना, तो इसका एक है जिसका नाम है टाइफॉइड मैरी, ठीक है? ये जो एक केस है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इसके अंदर क्या था ना कि ये जो टाइफॉइड मैरी थी ये थी कैरियर, कैरियर ऑफ टाइफॉइड। अब कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर का मतलब होता है कि ये बीमारी हमारे अंदर है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उसके कोई सिम्पटम नहीं दिखाई दे रहे। मतलब टाइफॉइड के अंदर जो भी चीज़ें होता है जैसे हाई फीवर, चिल्स, मस्कुलर पेन ये सब चीज़ें मेरी बॉडी के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। मैं उसको सिर्फ़ कैरी कर रही हूँ, मतलब मुझसे लोगों को इन्फेक्शन होगा, लेकिन मेरी बॉडी में उसका कोई सिम्पटम नहीं दिखेगा, ठीक है? तो टाइफॉइड मैरी जो कि बाय प्रोफेशन एक कुक थी, वो इसकी कैरियर थी। ठीक है? अब ये क्या करती थी, खाना बनाती थी और खाने को ना टेस्ट करके और फिर उसी में मतलब जैसे इनका जो इन्फेक्शन था वो उस खाने के अंदर चला जाता था। तो वो खाना जो कोई भी खाता था, उन सबको क्या हो जाता था, टाइफॉइड हो जाता था। समझ रहे हो? तो इसीलिए इन्होंने अपने जो जिस एरिया में ये रहती थीं, वहाँ पे इतने लोगों को टाइफॉइड किया, इतने लोगों को टाइफॉइड किया कि इनका नाम ही पड़ गया टाइफॉइड मैरी। समझ रहे हो बेटा? तो ये होता है देखो ये होता है एक इन्फेक्शियस डिसीज़ का एक खतरनाक रूप कि आप कितने लोगों को जो है वो कंटामिनेट कर सकते हो। समझ रहे हो बेटे? उसके बाद हम बात करते हैं कॉलेरा का, तो कॉलेरा जो होती है ना, कॉलेरा होती है विब्रियो कॉलेरी से, विब्रियो कॉलेरी। समझ रहे हो बेटा? विब्रियो कॉलेरी से। अब कॉलेरा जो होता है ना, ये होता है आपका एक्यूट डायरियल कंडीशन होती है ये। एक्यूट डायरियल कंडीशन मतलब क्या होता है बॉडी में ना बहुत ज़्यादा वाटर लॉस, डायरिया तो आप समझ रहे हो ना, लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना बॉडी जैसे डिहाइड्रेट हो जाती है, ठीक है? सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है इसके अंदर, सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, ठीक? अब क्या है कि डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी में से बहुत सारा पानी निकल गया, तो ये जो आईज़ भी होती है ना, आईज़ भी जैसे संकन आईज़ हो जाती हैं, है ना? मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि कितने आपकी बॉडी का सारा न्यूट्रिशन जो है वही चला गया, ठीक? मस्कुलर पेन तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है। बॉडी में सीवियर जैसे कहते हैं ना उसको कि पानी की बहुत कमी हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे ओआरएस वगैरह भी इससे लिया जाता है जिससे कि क्या हो
बॉडी में पानी की कमी ठीक हो। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस भी आपको पता ही होगा, टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस जो होती है, वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ट्यूबरक्यूलोसिस से, समझ रहे हो? ये भी एक बैक्टीरिया है बेटा, जो कि क्या करता है भाई, स्नीजिंग, कफिंग, और ये जो है ना, ये जो वो होता है, क्या बोलते हैं, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, ये बहुत तगड़ा इन्फेक्शन कॉज़ करता है। मतलब अगर मान लो ये एक रूम है और इस रूम को बंद कर दिया गया है, ठीक है? इस रूम को बंद कर दिया है और यहाँ पर आपका एक पेशेंट है हू इज़ लाइंग ऑन द बेड। तो अब क्या है ना कि इस वाले एरिया में अगर ये वेंटिलेटेड नहीं है, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एक पावर हाउस बन जाएगा इस वाले इन्फेक्शन का, क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात है, जो पेशेंट है वो खाँसेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो उसके आस-पास का जो पूरा एरिया है, वहाँ पे बैक्टीरियाज़ ही बैक्टीरियाज़ हो जाएँगे। कौन से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? और अगर मान लो कोई पेशेंट सॉरी नर्स इसको ट्रीट करने के लिए आई, तो उनको हाई चांसेज़ हैं कि उनको भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। ठीक है बेटा? देखो बेटा, ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, वो पहले तो बहुत प्रेवलेंट थी, मतलब बहुत सारे लोगों को होती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि इनकी वैक्सीनेशंस आई, जैसे बीसीजी है, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरीन, ठीक है? बीसीजी का टीका है, वो बच्चों को पैदा होते ही लग जाता है ना? मतलब जैसे कि बच्चों जो छोटे-छोटे बच्चे अभी जो इन्फेंट हैं, अभी जो पैदा हुए हैं, उनको लग जाएगा, और नहीं तो उनके पैदा होने के 1 साल के अंदर, मतलब 12 मंथ्स में ये इंजेक्शंस जो है, मतलब वैक्सिनेशंस हो जाती हैं। अगर ये वैक्सिनेशन हो गई है, तो फिर टीबी का होने का चांस जो है, वो एकदम मतलब 0 पर आ जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है? जब तक अनटिल और अनलेस आप बहुत ज़्यादा किसी इन्फेक्टेड इंसान के कॉन्टैक्ट में नहीं हो तो। उसके बाद एंथ्रेक्स की बात करते हैं बेटे। एंथ्रेक्स जो होता है ना, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स प्राइमरीली अगर आप देखोगे तो ये है एक लाइवस्टॉक्स की डिसीज़। लाइवस्टॉक्स की डिसीज़ है, जैसे आपके कैटल्स हो गए, ठीक है? शीप्स हो गई, गोट हो गई, है ना? इनकी ये है डिसीज़, और ये बेसिकली होती है किसकी वजह से होगी? बैसिलस एंथ्रेसिस से। ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी है, बस मैं आपको एक मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता रही हूँ, ठीक है? अब ये जो एंथ्रेक्स है ना, ये है कैटल्स की, मतलब ये शीप वगैरह में रहती है। अब शीप से हमारी बॉडी के अंदर कैसे आ जाती होगी? देखो बेटा, जैसे मान लो ये कैटल है, ठीक है? कैटल से, और ये है ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये ट्रांसफर पता है कैसे होती है? स्पोर्स के थ्रू। ये ट्रांसफर मतलब ये प्रोपेगेट करती है स्पोर्स के थ्रू। ठीक है? फैलती है, जैसे ये जो जैसे ऑब्वियस बात है, टाइफॉइड हो गया या कॉमन कोल्ड हो गया, तो ये तो क्या है, ये तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना? जैसे मैंने छींका, तो वो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि अगर सामने वाले इंसान ने उसको इन्हेल कर लिया या वो उसके किसी तरीके से कॉन्टैक्ट में आ गया, तो उसको हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये स्पोर्स होते हैं, अगर आप इन स्पोर्स के कॉन्टैक्ट में आ गए ना, तो आपको हो जाएगा। अब ये स्पोर्स के कॉन्टैक्ट में आने के कुछ रीज़न्स होते हैं, मतलब कुछ एक ट्रांसमिशन का कुछ तरीका होता है, जैसे क्या होगा, जैसे क्यूटेनियस स्किन्स होते हैं, क्यूटेनियस स्किन मतलब क्या है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर ना कट लगा हुआ है, ठीक है? और आप जाके किसी शीप को बहुत प्यार कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, तो वो इन्फेक्शन, वो जो एंथ्रेक्स है, वो आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है, ठीक है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर मान लो कि अनकुक्ड अनकुक्ड मीट खा लिया आपने, अनकुक्ड मीट, ठीक है? किसी मतलब जैसे गोट का और इन सब चीज़ों का अगर आपने अनकुक्ड मीट खा लिया, ठीक है? तो वो उनके इंटेस्टाइन में होते ही हैं वो जो एंथ्रेक्स के बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएँगे, ठीक है? या तो आपने इन स्पोर्स को इन्हेल कर लिया, स्पोर्स को आपने सिंपली क्या कर लिया, जैसे यहाँ पे सारे कैटल्स थे, आप उनके पास आए और आपने उनको क्या कर लिया, आपने उन्हें इन्हेल कर लिया, ठीक है? तो इससे क्या हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर भी जो एंथ्रेक्स के बैक्टीरियाज़ हैं, वो आ गए। और या तो इसका एक सबसे बड़ा एक रीज़न होता है, जैसे कि इंजेक्शंस। इंजेक्शंस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी ने लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया का मतलब क्या है? सॉरी, वो बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। अब इसमें इंजेक्शंस का मतलब क्या है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज़, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिसके अंदर इलिसिट ड्रग्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है? इलिसिट ड्रग्स जो कि बंद हैं, बैन हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं ना, तो उनसे भी जो एंथ्रेक्स है वो बॉडी के अंदर जो है वो आ जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो
बैक्टीरियाज़ के, एंथ्रेक्स के बैक्टीरियाज़ के बॉडी के अंदर आने के ये 4 रीज़न्स होते हैं, जैसे इंजेक्शंस हो गए, क्यूटेनियस स्किन हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन वाली चीज़ें हो गई और या तो आपने सिंपली जाके उसे इन्हेल कर लिया, इन्हेलेशन हो गया। ठीक है बेटे? तो ये सारी चीज़ होती हैं। अब यहाँ पे तो हमने ये बैक्टीरिया सारे के सारे कवर कर लिए। अब देखो यहाँ पर एक और है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं ना, स्टेफाइलोकोकस आपने अभी नहीं सुना होगा या मे बी अगर सुना भी हो तो आपने ये देखा होगा कि स्टेफाइलोकोकस निमोनी होता है, निमोनी। निमोनी। स्टेफाइलोकोकस निमोनी जो है ना, वो ऑब्वियस सी बात है निमोनिया कॉज़ करेगा, है ना? लेकिन यहाँ पे निमोनिया के बारे में नहीं दिया हुआ। पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकस द बैक्टीरिया व्हिच कैन कॉज़ एक्ने, है ना? लड़कियों का दुश्मन है ये। क्यों? क्योंकि ये एक्ने कॉज़ कर देता है। तो स्टेफाइलोकोकस निमोनी तो निमोनिया कॉज़ करेगा, ठीक है? वो आपके लंग्स की डिसीज़ होती है और उसके अंदर आपको पता ही है क्या होता है, लंग्स में पानी भर जाता है ना? और एयर की जो है वो जगह जो है वो वाटर का कंटेंट ले लेता है जिसकी वजह से सांस नहीं आती, है ना? और कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, मस्कुलर पेन बहुत होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब स्टेफाइलोकोकस के ना ये 2 एक वो होते हैं स्पीशीज़ होती हैं जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ये दोनों जो होती है ना स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज वो कॉज करती हैं हमारे बॉडी में एक्ने। मेरी बात आप समझ गए? चलिए बेटा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे जो कि है फंगस। अब ये हमारा तीसरा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। हमने वायरस पढ़ लिया, हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फंगस। फंजाई जो प्लूरल टर्म है फंगस का, ये होती है मोस्टली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, लेकिन ये आपका यूनिसेल्यूलर भी होता है। यूनिसेल्यूलर में एक स्पीशीज होती है ईस्ट। ईस्ट स्पीशीज को ही बहुत सारे जो यूनिसेल्यूलर फंगस हैं वो बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम साइंटिफिक लैंग्वेज में सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं। और आपको पता है ईस्ट को खाया भी जाता है। आप लोग भी बहुत चाव से खाते होगे, बहुत इंटरेस्ट से खाते हो क्योंकि ये होती हैं किसमें? ये होती हैं ब्रेड्स में, समझ रहे हो? ये ब्रेड्स में होती हैं, प्लस ये होती हैं केक में, पेस्ट्री में, तो ये सब चीज़ें तो आपने खाई ही होंगी। ईस्ट जो है वो एडिबल है, जैसे मशरूम मशरूम होता है ना, आप लोग खाते भी होंगे, मशरूम भी एडिबल है, जिसे हम अगैरिकस कहते हैं। ठीक है बेटा? अब ये कॉज़ करते हैं स्किन के इन्फेक्शंस, है ना? रैशेज़ हो जाते हैं, दाँत, खाज, खुजली बेसिकली, है ना? उसकी वज़ह से होता है। एथलीट्स फुट, रिंगवर्म। एथलीट्स फुट को एथलीट्स फुट क्यों कहते हैं? देखो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी लगा रखी है एथलीट्स फुट की। ये बेसिकली क्या होता है, देखो फंगल इन्फेक्शन होता है हमें बहुत ज़्यादा पता है किस तरीके से जो बहुत वेट, डैम्प, है ना? लेस वेंटिलेटेड जो प्लेसेस होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे एथलीट्स होते हैं। अब उनके जूते जो हैं वो बहुत टाइटली उसे बाँध कर रखते हैं और क्योंकि वो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं कंटीन्यूअसली तो उसकी वज़ह से उन्हें बहुत पसीना हो रहा होता है, ठीक है? अब पसीना हो रहा होता है तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ और वो वेंटिलेटेड एरिया है नहीं, तो वहाँ पर ना ये जो फंगस है वो डेवलप होने लग जाती है। देखो इस तरीके के पैर हो जाते हैं उनके। समझ रहे हो? इसीलिए इसे कहते हैं एथलीट्स फुट क्योंकि मोस्टली उन लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं बेटा प्रोटोज़ोआ के बारे में। सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज़म्स, ठीक? मतलब ये जो हैं आपके सिंगल सेल्ड और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज़म्स देखने में होते हैं ये। एग्ज़ाम्पल है इसका जैसे मलेरिया जो कि प्लाज़्मोडियम जो होता है फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्क्यूटो के अंदर, ठीक है? और ये जो काला अज़र हो गया लेशमेनिया ये होता है सैंड फ्लाई में। अब ये दोनों क्या हैं? जैसे देखो जो फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्क्यूटो है ना, ये क्या करेगी हमें आगे बाइट करेगी, ठीक है? जो कि मान लो कि एक इन्फेक्टेड इंसान को ऑलरेडी काट कर आई है और इसने क्या किया अब एक हेल्दी इंसान को जाके बाइट कर दिया। यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको कैसे? जैसे मान लो ये मॉस्क्यूटो है, ठीक है? ये इसने काटा एक इन्फेक्टेड इंसान को, यहाँ से ये बाइट करके आई और यहाँ से अब इसने काट लिया एक हेल्दी इंसान को, ठीक है? तो अब ये क्या करेगी? ये ना ये एक इन्फेक्शियस स्टेज को मतलब इन्फेक्शन को हमारी बॉडी के अंदर डाल देगी और इस इन्फेक्शन को कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है? ये प्लाज्मोडियम जो कि इसके सलाइवा में जो इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स में जो मैंने अभी बताया था कि वो क्या करते हैं अपने डंक जो उसका प्रोसेस होता है उसको ऐसे चुभाते हैं ना हमारी बॉडी में, तो उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू ये जो प्लाज्मोडियम है ना ये हेल्दी इंसान के अंदर डाल देगी। इसको हम स्पोरोज़ोइट्स भी बोलते हैं।
ये एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, वो मैं बस आपको एक एक्स्ट्रा उसके लिए बता रही हूँ। तो हेल्दी इंसान के अंदर डाल दिया, फिर हेल्दी इंसान के ये लीवर में गई, लीवर से ये आरबीसीज़ में गई, वहाँ पे मीरोज़ोइड्स बने, ट्रोफोज़ोइड्स बने और फिर क्या हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर अब ये गेमेटोसाइट्स बना दिए इन्होंने, ठीक है? इतना डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ बस, ठीक है? गेमेटोसाइट्स बन गए और फिर मॉस्क्यूटो ने किसी ऐसे इंसान को आके काट लिया जिसकी बॉडी में ये गेमेटोसाइट्स बने हुए थे, ठीक है? और फिर अब वो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में जाके स्टोर हो जाएँगे। वैसे तो ये जो है वो इसके इंटेस्टाइन में जाएँगे, लेकिन क्या होगा मिडगट में बेसिकली मिडगट में, लेकिन फिर वो क्या होगा थोड़ी देर के बाद कुछ टाइम के बाद ये उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स में आके जो है वो स्टोर हो गए, फिर से इसने जाके किसी हेल्दी इंसान को काट लिया और फिर वो जो सलाइवरी ग्लैंड से जो प्लाज्मोडियम था, इसको उसने क्या किया, उनमें इन्फेक्ट कर दिया। तो ये जो है ना, ये साइकिल चलती रहती है। सेम गोज़ फॉर काला अज़र, ठीक है? काला अज़र जो लेशमेनिया होता है, ये जो होता है ना इसमें सैंड फ्लाई होती है। ये भी एक तरीके की फ्लाई ही है ऑब्वियस सी बात है। ये क्या करेगी एक इंसान को काटेगी और फिर उसके अंदर ये जो इन्फेक्शन है उसे डाल देगी। काला अज़र को काला अज़र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना डार्कनिंग कॉज़ करता है बॉडी में। डार्कनिंग मतलब जिस एरिया पे या उसने काट दिया तो अफेक्टेड एरिया एकदम डार्क हो जाता है। समझ रहे हो? डार्कनिंग ऑफ स्किन होती है। तो इसीलिए इसे काला अज़र बोलते हैं। ठीक है बेटे? अब देखो इसमें क्या है ये हो गया लेशमेनिया हो गया। मल्टी सेल्युलर पैरासाइट्स जिसे हम वर्म्स बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो वर्म्स होते हैं ये तो हमें अपनी नेकेड आई से भी दिखते हैं। लार्ज ऑर्गेनिजम्स विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि पेट में कहते हैं कि कीड़े हो गए, है ना? पेट में कीड़े हो गए और वो अगर आपने कभी देखा हो या अगर आप कभी देख सकते हो तो आपको ये लगेगा कि वो ना अर्थवर्म के तरीके के होते हैं, अर्थवर्म जैसे होते हैं। समझ रहे हो? अर्थवर्म जैसे होंगे तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर अर्थवर्म आ गया? क्या हमारी बॉडी के अंदर अर्थवर्म है जो हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है? वो होती हैं एस्कैरिस, एस्कैरिस वो लगते केंचुए जैसे ही हैं जो कि अर्थवर्म होता है फार्मर्स फ्रेंड एस लेकिन वो होता नहीं है, वो होती है एस्कैरिस, ठीक है? देखो बेटे कॉजेस डिसीज बाय लिविंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है? पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स 2 तरीके के होते हैं, जो बॉडी के मतलब होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे, ईदर दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट और दे विल लिव इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, ठीक है? तो ये कौन से हैं? ये इनसाइड रहते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि आपका राउंड वर्म हो गया, राउंड वर्म ही होता है एस्कैरिस मतलब ये होता है एस्कैरिस कहाँ गया? हाँ, ये रहा आपका एस्कैरिस कॉज़ करता है, एस्कैरियस ठीक है? उसके बाद आपका टेपवर्म हो गया। टेपवर्म जो होता है ये इसे आप फ्लैटवर्म भी बोलते हो, फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं बेसिकली ये ना जैसे आपने रिबन देखा है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। फ्लैटवर्म्स जो होते हैं इनका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिबन, रिबन लाइक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। जैसे ये जो टेपवर्म्स होते हैं ना टेपवर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं। फ्लैट जैसे आपने रिबन्स देखे होंगे ना जो बाल चोटी में लगाते थे पहले रिबन्स से टाई करने के लिए, है ना? तो ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो कॉज़ करते हैं डिसीज़ उसे कहते हैं टेनियसिस, टेनियसिस, ठीक है? टेनियसिस कहते हैं उसे। अब ये जो होता है ना ये जो बीमारी है, ये कैसे आती है? ये भी हमें लगती है जैसे कि मान लो कि इसके 2 वो होते हैं मतलब जैसे स्पीशीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करती हैं। एक टीनिया सोलियम, ठीक है? और एक होता है टीनिया सैजिनेटा, सैजिनेटा। अगर आपने अनकुक्ड पिग खा लिया मतलब पोर्क, ठीक है? तो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है और अनकुक्ड बीफ खाने से। टीनिया सैजिनेटा जो है ये टीनिया की 2 स्पीशीज़ होती हैं, सोलियम और सैजिनेटा। वो हमारी बॉडी में टीनियसिस कॉज़ करती हैं जो कि होता है टेपवर्म से। समझ रहे हो बेटे? उसके बाद आता है एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस भाई ये देखो, ये है एलिफेंटियासिस और ये है एस्कैरिस मतलब जो राउंड वर्म होता है। हाथी पाँव बोलते हैं इसको, जिस एरिया पर जाके इसने और ये काटने से किसके किसके काटने से होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो है, क्यूलेक्स मॉस्किटो उसके काटने से होता है। ठीक है? ये हमारे लिम्फैटिक जो वेसल्स होती है ना लिम्फैटिक वेसल्स उसको जाके डैमेज कर देती हैं।
लिम्फेटिक वेसल्स को डैमेज करेंगे और वहाँ पे फिर वो जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई, फिर स्वेलिंग स्टार्ट होती है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। हाथों पे भी होता है लेकिन मोस्टली लोअर बॉडी में ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एविडेंट है, मतलब देखने को ज़्यादा मिलती हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से देखो मॉस्किटो ने कितने हद मचा रखी है। अभी पहले वाले पेज पे हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? डेंगू फीवर पढ़ा था, मतलब डेंगू पढ़ा था, यहाँ पे मलेरिया और अब क्यूलेक्स। मॉस्किटोज़ ने तो हद मचा रखी है और यहाँ पे हमने काला ज़र भी पढ़ा, जो कि सैंड फ्लाई से होता है। समझ रहे हो बेटा? तो हमने जो डिसीज़ेज़ थी वो थोड़ा डिटेल में पढ़ ली। देखो यहाँ पे ये लेशमेनिया का वो दिखा रखा है। जो स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से उसका जो है वो ऑर्गेनिज़्म होता है और इन्फेक्शन किस तरीके से करता है। ठीक है बेटा? तो होपफुली आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो हम इसकी इम्पोर्टेंस है ना मतलब कैटेगराइज़िंग क्यों करते हैं? क्यों ज़रूरत है इन्फेक्शियस डिसीज़ को, इन्फेक्शियस एजेंट्स को कैटेगराइज़ करने की कि वायरसेस को अलग रख दिया, पैरासाइट्स को वो आई मीन बैक्टीरियाज़ को अलग रख दिया। इन सबको हम अलग-अलग क्यों रखते हैं? ज़रूरत क्या है ऐसा करने की? ठीक है? वो चीज़ करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आई होप आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से इन सब चीज़ों को पढ़िए और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो मुझसे ज़रूर पूछिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटे? टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बाय बाय।